Our today's topic is basic principles of Ayurveda. As we know, सभी को पता है योग एंड आयुर्वेद आर सिस्टर साइंसेस. सो आयुषो वेदः, दैट इज आयुष. हमारे मनुष्य के आयुष्य के बारे में जिस वेद में सभी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे आयुर्वेद कहते हैं. सो ये जो आयुर्वेद है इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है जिनके बलबूते पर ये पूरा शास्त्र की रचना की गई है. तो जैसे कि पहला प्रिंसिपल है पंच महाभूत. ये हमें सृष्टि उत्पत्ति क्रम के वक्त में पता चलता है. पंच महाभूत कंसेप्ट, दैट इज 5 बेसिक एलिमेंट्स जिससे हमारी पूरी सृष्टि बनी हुई है. एक सूत्र है पिंडी ते ब्रह्मांडी एंड सर्वमेव पांचभौतिकम. सो ये जो हमारी पूरी सृष्टि है ये पंच महाभूतों से बनी है. और जो कुछ भी सृष्टि में है उसका एक मिनिएचर. सो ह्यूमन बॉडी इज मिनिएचर ऑफ नेचर. सो जो कुछ सृष्टि में है उसका छोटा सा पार्ट मनुष्य शरीर में है. सो जैसे कि सर्व सृष्टि में पंच महाभूत है, उसी प्रकार हर एक मनुष्य का शरीर पंच महाभूतों से बना गया है. अब ये पंच महाभूतों की उत्पत्ति एक विशिष्ट प्रकार से हुई है. जैसे हम योग में स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं. पहले हम अन्नमय कोश से देन वी गो टू आनंदमय कोश, सूक्ष्मतर. उसी प्रकार महाभूतों की उत्पत्ति भी सूक्ष्म से स्थूल की तरफ हो रही है. तो पहला महाभूत उत्पन्न हुआ वो है आकाश, दैट इज ईथर इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो दिस इज सबसे सूक्ष्म which can cross each and every cell of our body and which is present in very minute level in our body, which is called as आकाश महाभूत. सो पूरे सृष्टि को जो कन्वर्ट और जो कुछ भी व्याप्य करने वाला है वो है आकाश महाभूत. फिर जहां जहां पर भी मराठी में और हिंदी में इसे पोकड़ी बोलते हैं, राइट. जहां जहां पर भी आकाश है वहां वहां पर वायु, वहां पे हम वायु देखते हैं, विंड चलती रहती है, राइट. सो आकाश के बाद उत्पन्न हुआ वायु महाभूत. सो वायु महाभूत दैट इज एयर. फिर इन दोनों के घर्षण से उत्पन्न हुई अग्नि, दैट इज तेज महाभूत. और तेज के बाद जब सभी जगह ईथर है, फिर वहां पे वायु आ रही है, फिर तेज आ रहा है, और इनको पैसिफाई करने के लिए फिर उत्पन्न हुआ जल महाभूत, दैट इज वाटर. सो अगर यही 3 महाभूत होते तो पूरी सृष्टि में ड्राइनेस आ जाता, हीट बढ़ जाती, तीक्ष्णता बढ़ जाती. तो इनको पेसिफाई करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आ गया जल महाभूत. और इन सभी चीजों को, इन चारों महाभूतों को कुछ तो एक स्टेबिलिटी चाहिए. कहाँ पर तो ये टके हुए रहने चाहिए. तो उसके लिए उत्पन्न हुई पृथ्वी, जिसे हम अर्थ बोलते हैं, धरित्री बोलते हैं, जिसके ऊपर ये सभी महाभूत बैलेंस हो जाते हैं, विच इज द स्थूल फॉर्म और स्थूल रूप ऑफ ऑल महाभूता, दैट इज पृथ्वी. सो इसका ओरिजिन, यही ऑर्डर में महाभूतों का ओरिजिन या उत्पत्ति हुई है. ईथर दैट इज आकाश, एयर दैट इज वायु, देन फायर दैट इज तेज अग्नि, फिर आता है जल दैट इज वाटर, एंड देन पृथ्वी, स्टेबिलिटी के लिए पृथ्वी आ गई. अब इनका जब डिसोसिएशन होता है, जब कोई भी चीज डिग्रेड होती है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी फल होता है, राइट. फल एक स्थूल रूप में होता है. जब वो खराब होने लगता है, या फिर मनुष्य शरीर का जब डिग्रेडेशन होने लगता है,
तो पहले स्थूल से सूक्ष्म की तरफ उनका डिग्रेडेशन, दैट इज डिसोसिएशन होता है। तो जैसे उत्पत्ति सूक्ष्म से स्थूल तक है, तो डिसोसिएशन सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। तो यहाँ पे एरोस दिखाए गए हैं। पहले जो कुछ भी स्टेबिलिटी है वो चली जाती है। हम देखते हैं जो फल सूखने लगता है तो उसको श्रिंक्स आने लगते हैं, रिंकल्स आने लगते हैं, राइट। तो वो उसकी स्टेबिलिटी और मॉइस्चर चला जाता है, दैट इज अर्थ और जल उसका कम होते जाता है। फिर वो ऐसे निस्तेज दिखता है, राइट। हम भी अगर कोई भी हमें कोई डिसीज हो गया हो, तो हम क्या बोलते हैं कि उसके चेहरे की प्रभा गई है, तेज गया है, राइट। सो तेज महाभूत फिर चला जाता है। फिर उसमें से एयर तो पूरा वो श्रिंक हो जाता है एंड वो पूरा खत्म हो जाता है, दैट इज आकाश सूक्ष्म में चला जाता है, राइट। सो डिसोसिएशन ऑफ 5 एलिमेंट्स इज फ्रॉम स्थूल टू सूक्ष्म। अब हम देखते हैं कि इनके क्वालिटीज क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि ईथर दैट इज आकाश महाभूत है, ये सूक्ष्म है, लघु है। और इसका जो इंद्रिय शरीर में कौन रिप्रेजेंट करता है, तो वो है शब्द, दैट इज हवा लग रही है या फिर ठंडी लग रही है, ठंडी दिख नहीं रही है, तो वो जो आ, वायु है वो हमें स्पर्श से पता चलती है, उष्ण या शीत स्पर्श से। तो किससे पता चलती है, तो स्किन से पता चलती है। इसीलिए वायु महाभूत का प्रधान इंद्रिय है स्किन, दैट इज जो इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय है, और उसका कर्म है टच, दैट इज स्पर्श। बाद में आता है तेज महाभूत अग्नि। जैसा कि हमने पहले बोला कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, तो हमारे सबसे पहले चेहरे की प्रभा चली जाती है, कांति हमारी निस्तेज हो जाती है। निस्तेज जो शरीर में इंद्रिय है वो है आईज, दैट इज हमारी आंखें। आंखों में तेज महाभूत का प्राधान्य होता है। फिर आता है हमारा जल महाभूत, राइट। जल महाभूत की क्वालिटीज, रस। रस जिसे जल को ही मतलब एक नाम रस बोला गया है। जैसे कि हम कड़ी धूप में से आते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है या पानी चाहिए, क्योंकि पानी जो है प्रीणन करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, आश्वासन करता है। आयुर्वेद में कहा गया है जलम आश्वासकराणाम श्रेष्ठम। तो जहां पर भी पहले हम क्या, कोई भी रोता है या फिर पैनिक हो जाता है, तो पहले हम क्या बोलते हैं, आप शांत हो जाए, पानी पीजिए। तो पानी, जल विल गिव यू मॉइस्चर इन योर बॉडी एंड इट विल गिव सम सूदिंग इफेक्ट इन योर बॉडी एंड माइंड, राइट। सो इसके गुणधर्म है, वो स्निग्ध है और गुरु है। तो इसीलिए हमें पता कैसे चलता है कि कोई भी मतलब रस, जैसे जल का रस है, रस ये गुण है, तो पता चलता है हमारी टंग से, दैट इज रसनेन्द्रिय। सो सेंसरी organ of Jala Mahabhut in human body is tongue, that is sensory organ, right? और बाद में आता है पृथ्वी, right? So पृथ्वी gives or earth gives stability, स्थिरत्व to each and every element of our body, right? कहाँ कहाँ पर भी आपको स्टेबिलिटी चाहिए, मीन्स जॉइंट है, सपोज जॉइंट है, जॉइंट की मोबिलिटी होती रहती है, राइट। जॉइंट का मोबाइल
रहना यही उसका कर्म है। लेकिन मोबाइल है तो मीन्स वहां पे वायु है, राइट। सो हमेशा अगर वो मोबाइल रहा रहता गया तो एक पॉइंट के बाद वहां पे ड्राइनेस आने लगेगा। सो वी नीड स्टेबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो वहां पे क्या होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड होता है या फिर गद्दी जिसे बोलते हैं, राइट। तो वहां पे वैसे वर्षा होते हैं, तो वो स्टेबिलिटी देते हैं और वो जो घर्षण होता है उनको कम करते हैं। जैसे कि हम मशीन में भी ऑयलिंग करते हैं, राइट। ऑयलिंग गिव्स स्टेबिलिटी। सो अर्थ जो है दैट इज स्थूल होता है, गुरु होता है और स्निग्ध होती है। जब हम एक रूम में बैठे होते हैं और अचानक से हमें अच्छी सी स्मेल आने लगती है, राइट। तो हम बोलते हैं कि अरे शायद से बाहर बारिश हो रही है, राइट। जमीन पे पानी गिर रहा है या फिर पौधों को पानी डाला जा रहा है, तो मिट्टी की खुशबू आ रही है, राइट। सो बहुत सारे फिल्मों में भी होता है कि मिट्टी की खुशबू। सो ये जो मिट्टी है, वो हमें मिट्टी की खुशबू कैसे पता चलती है, तो गाइड किया गया है तीन चीजों में, is और थ्री प्रिंसिपल्स में, दैट आर कॉल्ड एज त्रिदोष। थ्री मीन्स तीन, दोष मीन्स जो कुछ भी हमारी बॉडी रन हो रही है, वो रन करने वाले तीन एंटिटीज है, दैट आर कॉल्ड एज दोष, राइट। सो देर आर मेनली तीन दोषास which are called as Vata, Pitta and Kapha. ओके। सो अर्लियर मैंने बताया कि जो कुछ हमारे बाहर के जगत में है वही हमारे मनुष्य ही। ये हमने पांचभौतिक देखा, पंच महाभूत कैसे हमारे शरीर में कौन से इंद्रियों की प्रधानता रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही इन्हीं पांचों महाभूतों से त्रिदोष की निर्मिति हो गई है। और बाहर के जगत में जैसे सूर्य, चंद्र और वायु है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर में पित्त, कफ एंड वात विक्षेप ही सोम सूर्य अनिला यथा करते हैं। कौन धारण करते हैं? सोम, सूर्य और अनिल। वैसे ही कफ, पित्त, अनिल तथा मनुष्य शरीर में कफ, पित्त और अनिल धारण करते हैं। ये जब तीनों दोष बैलेंस कंडीशन में होते हैं तो हमारे शरीर का धारण करते हैं, और ये जब उनका इम्बैलेंस हो जाता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू डिसीजेस, राइट। सो अब ये कैसा रिजेंबल करते हैं सूर्य, चंद्र और अनिल से, ये हम देखते हैं। तो सूर्य क्या करता है बाहर की जगत में? सूर्य करता है एनर्जी देता है, राइट। तो हर एक चीज का ट्रांसफॉर्मेशन सूर्य ही करता है, दैट इज अग्नि ही होता है। जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है देन व्हाट विल हैपन? trees cannot grow, right, without photosynthesis. So transformation from one thing to another thing is due to soma, that is sorry, surya, that is agni. हमारे भी हम भी जब खाना पकाते हैं तो क्या करते हैं? अग्नि देते हैं ना। चावल के जो कच्चे चावल है उनको अग्नि देके उनका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं पके हुए चावल में, जिससे कि हमारी बॉडी को वो उपयुक्त रहे, राइट। फिर हम अन्न सेवन करते हैं,
तो हमारे पेट में क्या होता है, जाठर अग्नि होता है। अग्नि, वो भी अग्नि है, सूर्य का ही एक प्रतीक है। सूर्य जैसे एनर्जी देता है, वैसे ही शरीर का जो है वो एनर्जी देता है जाठर अग्नि। वो क्या करता है, आए हुए आहार को कन्वर्ट करता है इनटू nutritious elements which are absorbed by our body, right? So अगर सूर्य नहीं है, अग्नि नहीं है, तेज नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं पाता। वैसे ही उस अग्नि को, उसी तेज को, शरीर के दोष का नाम है पित्त दोष। सो सेम काम हमारे बॉडी में पित्त दोष करता है, वो अग्नि का ही एक पार्ट बताया गया है, राइट? सो ये रिजेंबल करेगा सूर्य और पित्त दोष। फिर बाहर के जगत में जैसे कि हम देखते हैं कि पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। कौन हिला रहा है? सूर्य हिला रहा है? नहीं। चंद्र हिला रहा है? नहीं। तो वायु, वायु जब आती है तो सब चीजें हिल जाती है, दैट इज चलत्व। जहां जहां पर भी मूवमेंट है, दैट मूवमेंट, ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ नेचर इज कॉज्ड बाय वायु। Likewise, each and every movement in our body is due to vata dosh. So vata dosh का typical first राइट। सो जहां पर भी मूवमेंट है, सो राइट फ्रॉम योर ब्लिंकिंग ऑफ आईज एंड हैंड मूवमेंट्स, हार्ट बीट्स, intestinal movements which is called as peristaltic movement, all are due to vata dosh. So जहां जहां पर भी मूवमेंट है, that movement is due to वात दोष। सो आपकी जॉइंट की मूवमेंट हो रही है वात दोष की वजह से। अगर आपकी जॉइंट की मोबिलिटी नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं उनको, वहां पर कुछ डिफॉर्मिटी आ रही है तो हम बोलते हैं संधिवात हो गया या फिर आमवात हो गया। वात का इवेंट्स प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, राइट? हेंस बाहर के जगत में जैसे वायु काम करता है, हमारे शरीर में वात दोष काम करता है। वैसे ही बाहर के जगत में चंद्र, चंद्र क्या करता है? हमें चंद्र की तरफ देखकर क्या लगता है? सूदिंग लगता है, रोमांटिक है चंद्र, राइट? शीतलता, हर कहीं पर भी शांतता, शीतलता, ये जो है वो चंद्र से मिलती है। एंड सेम क्वालिटीज और फंक्शंस आर डन बाय कफ दोष इन आर बॉडी। जैसे हमने बोला जल का जो जैसे होता है, वैसे ही कफ दोष से हमें स्टेबिलिटी मिलती है, एक स्निग्धत्व मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, वो जो है वो कफ दोष से है। तो आप ये एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे कि वात दोष का फॉर्मेशन पंच महाभूतों से आकाश और वायु की महाभूत से हुआ है। पित्त दोष अग्नि और जल, क्योंकि उसमें एक स्लाइट लिक्विडिटी होती है पित्त में, which we can correlate with enzymes, digestive enzymes, right? या फिर जो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, which are useful for digest, so that have some liquid consistency. Hence pitta dosh is formed by agni mahabhut, that is teja, and jala mahabhut. And but obvious, for stability, kapha dosh is formed by jala mahabhut and prithvi mahabhut, right? That is earth. So ये तीनों दोष बॉडी में कैसे कैसे काम करते हैं, उनकी क्वालिटीज क्या है, ये हम देखते हैं। अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आपको पता ही चल गया होगा कि उनकी क्वालिटीज क्या होगी। सो एक जस्ट लिस्ट हम रीड करते हैं कि उनकी क्वालिटीज क्या होती है। जैसे बोला कि वात दोष की
लघु है, दैट इज लाइट इन वेट, अगर वो लघु नहीं होता तो यहाँ से वहां मूवमेंट हो ही नहीं पाती। रुक्ष है, दैट इज ड्राई, सो कंसिडर अ पिक्चर ऑफ स्पॉन्ज, कैसे होता है वैसे ही वात दोष ईच एंड एवरी छोटे छोटे सेल्स में जाके वो बैठ जाता है। शीत है, दैट इज कोल्ड है, इसीलिए हम जब बोलते हैं कि वात की इम्बैलेंस हो गया तो हम या फिर जॉइंट्स को क्या करते हैं, पहले सेक देते हैं, राइट, तो उसका शीत गुणधर्म बढ़ गया है, इसीलिए हम सेक देते हैं। सुखर है, ड्राई रफ है, सूक्ष्म है, इसीलिए वो कहीं पर भी जा सकता है। अंचल हमने देखा ही देखा है। अब ये उसके प्रॉपर्टीज हो गए, उसके फंक्शंस, एग्जैक्टली एनर्जी गिविंग। तो हम योग में क्या करते हैं, चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत, राइट, वात को मेन कंट्रोल करते हैं विथ प्राणायाम, ब्रीदिंग से सभी। अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको वात को कम करना है और कफ को बढ़ाना है, राइट। सो ब्रीदिंग के लिए, ऑल बॉडी मूवमेंट्स के लिए, स्पीड एंड ऑल एक्टिविटी, जैसे मैंने बोला ईच एंड एवरी मूवमेंट इज ड्यू टू वात दोष, राइट। सो अगेन वात दोष एनर्जी गिविंग है, स्पीड है, एक्टिविटी है, तो वी कैन इजीली कोरिलेट विथ रजोगुण। मानसिक लेवल पे जो रजोगुण है वो उसका हम वात दोष से कोरिलेशन कर सकते हैं। सेम वे पित्त दोष के हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। पित्त दोष स्लाइट मॉइस्ट है, उसमें तीक्ष्ण है, उष्ण है, अगर तीक्ष्ण उष्ण नहीं होता तो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। फोटोसिंथेसिस करना है तो उसमें ठंडावा होकर बिल्कुल भी चलेगा नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इट शुड बी, इट हैज टू बी उष्ण। लघु है, विस्र है, एकदम हल्का सा फाउल स्मेल आता है जब भी आपको कभी इंडाइजेशन होता है और हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है, राइट। एसिडिटी होने के बाद उल्टी होती है कई कई लोगों को, तो इफ कभी आपको उल्टी हो गई है तो आपको पता चलता है कि एक फाउल स्मेल आता है, हम उधर से चले जाते हैं, राइट, दैट इज ड्यू टू पित्त। सो दैट इज टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ पित्त, दैट इज विसरस, फाउल स्मेल होता है उसको, सर होता है, फ्लोइंग होता है एंड द्रव होता है, स्लाइट लिक्विड होता है। तो उसके फंक्शंस जैसे मैंने बताया वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन एक है, दैट इज मेटाबॉलिज्म आएगा, आपकी ग्लो आएगा, टेस्ट आएगी आपको, थर्स्ट, जो कुछ ड्राइनेस उष्णता बढ़ गई तो ही आपको थर्स्ट महसूस होगी, राइट, हंगर महसूस होगी। सो दीज आर फंक्शंस ऑफ पित्त दोष। अगेन जो कुछ भी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज है वो पित्त दोष के वजह, शार्पनेस जो होता है एंड ब्रेवरी, जो कुछ भी हम बोलते हैं ना कि आपके चेहरे पे कितना तेज है, राइट। सो क्लासिकल एग्जांपल, सो दीज आर अगेन नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रकृति, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट सीखते हैं तो इट सेंस मोर, राइट। सो त्रिगुण के हम सत्व से कोरिलेशन पित्त दोष का कर सकते हैं। सो इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग, sharp, right, new idea generation, so these are again qualities of sattva guna, so we can correlate sattva guna with pitta dosha। देन आता है कफ दोष, जैसा हमने डिस्कस किया, सभी जगह मॉइस्चर चाहिए, कोल्डनेस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ कफ दोष। स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, ये जानबूझ के मैंने संस्कृत वर्ड डाले हैं क्योंकि हमें पता होने चाहिए, डायरेक्ट इंग्लिश नहीं डाला है, उसके आगे उसका नियरर जाने वाला इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है। श्लक्ष्ण मीन्स स्मूथ होता है, स्लाइमी होता है, स्मूथ से ज्यादा स्लाइमी इज प्रॉपर वर्ड फॉर श्लक्ष्ण।
मृत्स्न मीन्स सॉफ्ट, मृदु होता है, एंड स्थिर दैट इज स्टेबल। सो और उसके फंक्शंस हमने देखे ही है विथ एग्जांपल्स। आई जस्ट रीड ऑल द फंक्शंस, दैट इज स्टेबिलिटी, ऑयलीनेस, जॉइंट स्टेबिलिटी एंड नरिशमेंट, फॉरगिवनेस एंड टॉलरेंस। ओके, सो अभी आप सोच सकते हो कि स्टैटिक है, स्टेबल है, देन वी कैन कोरिलेट विथ विच मानसिक गुण, दैट इज तमोगुण। So, kapha dosha can be correlated with mano guna, that is tamo guna. अब ये जो दोष का शरीर में काम चलता है, तो ये दिन रात कुछ न कुछ उनके बदल या फिर उनमें बदलाव आते रहते हैं, या फिर उनको एक टाइम स्पैन दिया होता है कि उस टाइम में उस दोष का काम होता है। वैसे ही ऋतु के अनुसार भी हमारे शरीर में दोषों की स्थिति बदलती रहती है। इसीलिए जिस ऋतु में जिस दोष का प्राबल्य हो, प्रीडोमिनेंस हो, अकॉर्डिंग टू दैट हमें हमारी उस ऋतु का लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। और इसीलिए ऋतुचर्या ये कंसेप्ट आयुर्वेद में आ गई है, राइट। सो ऋतु मीन्स सीजन एंड चर्या मीन्स रेजिमेंट। सो जैसे जैसे, और इसीलिए वन मोर थिंग कि इसीलिए हमारी इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में जो फेस्टिवल्स रखे गए हैं, उस ऋतु के अनुसार मनुष्य शरीर में जो दोषों की स्थिति का बदलाव होता है, उसके अनुसार ही वो फेस्टिवल्स रखे गए हैं। आई जस्ट गिव वन एग्जाम्पल, वन और टू एग्जाम्पल्स, देर आर मेनी अकॉर्डिंग टू एवरी फेस्टिवल। सो मकर संक्रांति के वक्त क्या होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, राइट। सो ठंडी होती है बॉडी में, उष्णता चाहिए होती है, इसीलिए तिल और गुड़ का उपयोग हम मकर संक्रांति के वक्त करते हैं, राइट। ऐसे ही समर्स में होता है, बहुत हीट बड़ी होती है, इसीलिए हम ज्यादा लिक्विड्स पे ध्यान देते हैं, हमारा बल कम होता है, एक्सर्शन होता है, इसीलिए हम बल्य, दैट इज मैंगो इज वेरी गुड फॉर आवर मसल गेनिंग, एंड इट इज वेरी गुड फॉर टॉनिक पर्पस, राइट। So that's why all the fruits and festivals are designed according to the dosha condition in our body at that situation, right? सो जैसे ही यहाँ पे दिया है, द एनर्जीज ऑफ नेचर चेंज अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज फ्लावर इन स्प्रिंग एंड वाइल दे श्रेड इन ऑटम, दे श्रेड लिव्स इन ऑटम, राइट। सो वैसे ही हमारे ह्यूमन बॉडी में दोषों की बदलाव होती रहती है, और इनको बैलेंस करने के लिए हर एक ऋतु की चर्या बताई गई है, जिसे हम ऋतुचर्या कहते हैं, राइट। सो देर आर 6 ऋतु ऑफ इंडियन इकोसिस्टम विच आर कॉल्ड एज वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, देन हेमंत एंड शिशिर, राइट। इसको ध्यान रखने के लिए हमने एक कोड वर्ड किया है, विच इज व ग्री व श हे शी, राइट। सो यहाँ पे मैंने 12 जो मास है वो भी मेंशन किए हैं अकॉर्डिंग टू मंथ। दैट इज वसंत में चैत्र वैशाख होता है, जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार फेब्रुआरी और मार्च जो आता है वो। सो वसंत ऋतु में क्या होता है कि सूर्य किरण ज्यादा होते हैं, इसीलिए हमारे बॉडी में जो जमा हुआ कफ है वो पिघल जाता है, और कफ दोष का प्राबल्य होता है, प्रीडोमिनेंस होता है। इसीलिए हम ऑब्जर्व करते हैं, बल्कि बाहर गर्मी होती है फिर भी हमें कफ कोल्ड कैच होता है, अस्थमा एग्रीवेट हो जाता है ड्यू टू प्रीडोमिनेंस, क्योंकि वो कफ पूरा मेल्ट होने लगता है और शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसीलिए वो इजीली शरीर से बाहर निकले,
इसीलिए पंचकर्म की वमन जो ट्रीटमेंट है वो वसंत ऋतु में की जाती है, टू रिमूव ऑल द अननेसेसरी एंड टॉक्सिक कफ दोष फ्रॉम आवर बॉडी। देन आता है ग्रीष्म ऋतु, दैट इज समर, ज्येष्ठ एंड आषाढ़, विच कम्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर अप्रैल एंड मे। फिर आता है वर्षा, वर्षा ऋतु में दैट इज रेनी सीजन, श्रावण और भाद्रपद, जून और जुलाई, जिसमें वात बढ़ जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि रेनी सीजन में जॉइंट डिसऑर्डर्स, इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, ये चीजें बहुत होती रहती है। और इसीलिए वात दोष को कंट्रोल करने वाली पंचकर्म की चिकित्सा होती है, वो है बस्ती चिकित्सा। आई एम गिविंग दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन। वाईसीबी में तो इतना ही आता है कि कफ दोष कौन से ऋतु में बढ़ जाता है, वात दोष कौन से ऋतु में, और शरद में दैट इज ऑटम, अश्विन और कार्तिक में, अगस्त सितंबर में पित्त दोष का प्राधान्य हो जाता है शरीर में। इसीलिए हम अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो स्टोमेटाइटिस, मुंह में छाले आना, या फिर स्किन डिसऑर्डर्स एग्रीवेट होना, या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम्स बढ़ना, जॉन्डिस, ये सब चीजें शरद ऋतु में ज्यादा होती है। और इसीलिए उस पित्त को बाहर निकालने के लिए विरेचन, दैट इज मेडिकेटेड परगेशन, इज द बेस्ट ट्रीटमेंट विच कैन बी डन इन शरद ऋतु। बाद में आता है हेल्दी सीजन, हेमंत एंड शिशिर, विच आर क्वाइट हेल्दी, एंड जिन लोगों को अपनी सेहत सुधारनी है और शरीर को बल प्राप्त करके देना है, तो उन लोगों ने मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन, अक्टूबर टू जनवरी, ये ऋतु में अपने शरीर पे अच्छा ध्यान, वहां पे अग्नि भी अच्छी होती है, तो आप अच्छा खाना भी टॉनिक ले सकते हो, and you can manage your health with हेमंत एंड शिशिर ऋतुचर्या। ये अब हमने देखा ऋतु के अनुसार। वैसे ही हमारे हर एक दिन में, हर एक भोजन के अनुसार भी दोषों की स्थिति बदलती रहती है, राइट। इसीलिए दिन के कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग में स्पेसिफिक चीजें करने के लिए बोली है, राइट। सो कुछ तो हम बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन, जैसे योग में बोला गया है कि डिसिप्लिन होना चाहिए, वैसे ही वो क्यों होना चाहिए डिसिप्लिन? उनको कुछ काम नहीं था, ऐसे ही बैठे थे इसीलिए उन्होंने वो डिजाइन किया, ऐसे नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आपके दोषों का बैलेंस प्रॉपर होता है और आपकी हेल्थ मेंटेन रहती है। किस वक्त पे भी उठना, किस वक्त पे भी खाना खाना, रात में लेट सोना, इससे दोषों का इम्बैलेंस हो जाता है और हम डिसीजेस में टर्न आउट हो जाते हैं, राइट। इसीलिए आजकल उसको फैशन, एक फैशनेबल नाम दिया गया है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, राइट। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मीन्स क्या, कि आपकी लाइफस्टाइल सुधारो, जल्दी उठो, टाइम पे खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, राइट। दिस इज कॉल्ड एज लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। दैट इज हम ये बहुत पहले से करते आए हैं, बताया गया है, अब ज्यादा पैसे देके हम वही सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज डिस्क्राइब्ड अंडर दिनचर्या, दैट इज आइडियल डेली रूटीन। सो जब सनराइज होता है तो कफ का प्रादुर्भाव ज्यादा होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि सत्व गुण ज्यादा होता है उस वक्त। और जब दोपहर होती है तो पित्त का प्रादुर्भाव होता है और शाम को वात का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए शाम को हमें एक्टिविटीज कम करनी चाहिए। अगर आप ऑब्जर्व करें तो शाम के वक्त ही ब्लोटिंग, गैसेस होना ज्यादा होता है, राइट। पित्त दोपहर को क्यों दिया है, इसीलिए अग्नि ज्यादा होती है, इसीलिए दोपहर का खाना जो है वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए कुछ रेजिमेन एक क्या बोलते हैं, क्रम दिया गया है कि पहले उठने के बाद क्या करना चाहिए, फिर आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इसको
क्यूमुलेटिव बोलते हैं दिनचर्या। सो हम जस्ट यहाँ पे मैंने डिटेल दी है, हर एक का रेफरेंस दिया हुआ है। जस्ट आई गो थ्रू इट बिकॉज it's again as per your interest you can go in detail, but हम ऊपर से देखते हैं just. So to balance dosha condition and it regularizes our biological clock, that is circadian rhythm. और ये जब rhythm disturb होता है, ये cycle disturb होती है, then it will end up into hormonal imbalances and hence we can call it as menstrual भी cycle disturb होती है, इसीलिए it converts into PCOD and like that diseases, right? So ये proper maintain करने के बाद आपका बट ऑब्वियस डाइजेशन इंप्रूव होगा, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, राइट? और ये अच्छा है तो ही आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, दैट इज अल्टीमेट हेल्दी लाइफस्टाइल. सो फर्स्ट रेजिमेन इज ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत. अष्टांग वाग्भट सूत्र स्थान बोलते हैं इसे, या फिर अष्टांग हृदय सूत्र स्थान से हमने कुछ रेफरेंसेस लिए हुए हैं कि कब उठना चाहिए. ये दिया है ब्राह्म मुहूर्त, राइट? सो सूर्य उदय होने से पहले ही हमें उठना चाहिए. फिर जो कुछ भी डेली बॉवल क्लींजिंग है वो करना है, उसके रेफरेंसेस दिए गए हैं. देन अंजन, अंजन मीन्स आई ड्रॉप्स, जाई काजल वगैरह नहीं. आप पुराने जमाने में घर में काजल तैयार करते थे, राइट? सो आजकल भी कुछ कुछ कंपनी के अच्छे काजल आते हैं, फैंसी वाले नहीं. ड्रॉप्स, आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स भी आते हैं. या फिर कुछ लोगों में सुरमा भी बोलते हैं. तो जो कुछ भी कफ एक्यूमुलेट होता है वो बाहर निकालने के लिए, क्रक्स इज वो कफ जो है वो बाहर निकालने के लिए ये चीजें की जाती है. फिर नस्य, नासा ही शिरोसोद्वारम. जो कुछ भी हम नाक में डालते हैं वो डायरेक्ट हमारी ब्रेन तक जाते हैं मेडिसिन. सो ब्रेन इज द मेन सेंटर ऑफ ऑल हार्मोनल सेंटर्स और ग्लैंड्स. पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां पे विच सिक्रीट्स ऑल हॉर्मोन्स. सो जो हम नाक में मेडिसिन डालने वाले हैं वो हमारी पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला है. सो और एक एग्जाम्पल दिया गया है, रेफरेंस दिया गया है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, राइट? सो आइडियली पेड़ का मूल नीचे होता है बट मनुष्य शरीर में उल्टा है. मनुष्य शरीर का मूल ऊर्ध्व है, दैट इज हमारा मेंदु, ब्रेन जो है, क्योंकि वहां पे सब सेंटर्स है. वहां से ऑर्डर आएगी, होम मिनिस्टर वहां पे है, वहां से ऑर्डर आएगी तो ही ब्रांचेस. अधः शाखम, शाखा नीचे है, इसीलिए नस्य कैन एक्ट फ्रॉम साइनसाइटिस टू इनफर्टिलिटी. इन सो वाइड रेंज है, साइनस से इनफर्टिलिटी नीचे है, ऑल जेनेटल ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर भी उधर भी काम करता है नस्य, राइट? So just to balance your kapha dosha, nasya is given. Then gandusha, आजकल बहुत इसका प्रचार हो रहा है, that is oil pulling to maintain the health of your gums and teeth. So oil pulling ये कभी का बताया गया है in आयुर्वेदा. So अगर आपके पास वर्जिन कोकोनट ऑयल है, लाकड़ी खाने का कोकोनट ऑयल है, सिसमी ऑयल है, you can do easily oil pulling to maintain your gum health and teeth health. ब्लीडिंग गम से या फिर कुछ पेन है या फिर केरीज है, सबके लिए ऑयल पुलिंग वेरी गुड रेजिमेन है. देन आता है धूमपान, नॉट धूम्रपान, हाँ, धूमपान. सो कुछ हर्ब्स होते हैं, उसका स्मोक या फ्यूम्स इनहेल करने होते हैं. अगेन द पर्पस टू reduce excessive cough accumulated in our upper area only. जो कुछ भी है यू कैन ऑब्जर्व नेक के ऊपर के एरिया के ही है सब चीजें. और अगर आप सब कफ निकाल लेते हो देन यू विल बी फ्रेश फीलिंग आती है आपको, राइट? फिर आता है तांबूला, दैट इज ये जो हम आजकल पान खाते हैं वो नहीं, अलग से बताया गया है कि आपका डाइजेशन इंप्रूव होने के लिए, जो कुछ भी खाया है वो अच्छा डाइजेस्ट होने के लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स
को अच्छा बढ़ाने के लिए तांबूल दिया गया है। उसमें क्या क्या चाहिए होता है, ऑथेंटिक जो ग्रंथ में कौन से द्रव्य आए हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, लाइक क्लव है, इलायची, कैम्फोर। कैम्फोर भी भीमसेनी कपूर जो शरीर में प्राशन करने के लिए अलग कपूर कर्पूर आता है, उसका उपयोग दिया गया है। फिर आता है व्यायाम। व्यायाम कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और कब रुकाना चाहिए, इसका भी रेफरेंस आयुर्वेद में आ गया है। तो यहाँ पे मैंने श्लोक दिया है। स्वेदागमः श्वास वृद्धि गात्राणाम लाघवम लाघवम तथा हृदयात उपरोधश्च इति व्यायाम लक्षणम। सो कब आपको स्वेटिंग आनी चाहिए, ब्रीदिंग इंक्रीज होना चाहिए, बॉडी को लाइट फील होना चाहिए और आपका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए। सो इट विल अगेन go nearer your cardio exercises and your functional exercises and again हमारे योग में जैसे बताया गया है, स्थूल व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। फिर आता है मर्दन एंड उद्वर्तन। सो ये कुछ आपके व्यायाम की वजह से पूरा शरीर आपकी थकान होती है और जो कुछ भी टॉक्सिन स्किन पे एक्यूमुलेट होते हैं, तो वो उद्वर्तन से, मर्दन से, उट्टन जिसे बोलते हैं, उससे हम और स्नान से हम वो रिमूव कर सकते हैं एंड निकाल सकते हैं। सो इट शुड बी। और बाद में आता है आहार। सो आहार अगेन इट्स अ बिग टॉपिक। सो यहाँ तक ही मैंने इंक्लूड किया है। सो इट शुड बी आवर आइडियल डेली रेजिमेन which should be followed each and every day without any excuse and cause. So these are some basic principles in Ayurveda. होप ज्यादा ट्रेन बहुत भागी नहीं है मेरी। सो अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आई है, प्लीज लेट मी नो।